आज के इस डीप डाइव में हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करने वाले हैं। मतलब पैसों और ऋण की दुनिया के बारे में। बिल्कुल। और ये एक ऐसा टॉपिक है जो सीधे हमारी जिंदगी से जुड़ा है। हाँ, क्योंकि सुबह की चाय के लिए दूध खरीदने से लेकर मकान का किराया देने तक या फिर कोई बड़ा बिजनेस शुरू करना हो, हर जगह पैसा इन्वॉल्व है। सही कहा। लेकिन देखिए कितनी अजीब बात है ना कि जिस चीज के इर्द गिर्द हमारी पूरी दुनिया घूमती है, उसके पीछे के विज्ञान या उसके काम करने के तरीके के बारे में ज्यादा बात नहीं होती। एग्जैक्टली। और आज का हमारा मिशन यही है। हमारे पास मुद्रा और साख यानी मनी एंड क्रेडिट पर बहुत ही विस्तृत नोट्स और केस स्टडीज हैं। हाँ, तो हम इसी पूरी व्यवस्था को डिकोड करने वाले हैं। पैसों का इवोल्यूशन कैसे हुआ और बैंकिंग सिस्टम असल में कैसे काम करता है। हाँ, और सबसे जरूरी बात कि क्रेडिट या लोन कैसे काम करता है। मतलब अक्सर लोग इसे सिर्फ एक बैंक ट्रांजैक्शन समझ लेते हैं। लेकिन जमीनी हकीकत में ऋण एक ऐसा टूल है जो किसी की जिंदगी बना सकता है या फिर उसे डेट ट्रैप यानी कर्ज के जाल में बुरी तरह फंसा सकता है। बिल्कुल। और हमारे लिसनर्स के लिए ये समझना बहुत जरूरी है कि ये अर्थव्यवस्था का पहिया आखिर घूमता कैसे है। ठीक है, चलिए इसे गहराई से समझते हैं और शुरुआत करते हैं बिल्कुल बेसिक से। तो बेसिक मतलब बाटा सिस्टम। हाँ, वो स्कूल वाली क्लासिक डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स वाली समस्या। हाँ, जहाँ वस्तु विनिमय होता था। जैसे सोचिए, एक जूता बनाने वाला है और उससे अपने परिवार के लिए गेहूं चाहिए। बिना पैसे के उसे एक ऐसा किसान ढूंढना पड़ेगा जो न सिर्फ गेहूं बेचना चाहता हो बल्कि बदले में जूते ही लेना चाहता हो, जो कि बहुत ही मुश्किल है। बिल्कुल, बिना पैसे के ये एक भयानक सिरदर्द है। यहाँ जो बात सबसे आकर्षक है वो ये है कि पैसा इस पूरी जटिल प्रक्रिया के बीच में आकर एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज बन जाता है। मतलब विनिमय का माध्यम। हाँ, ये उस इंटरमीडिएट स्टेप को पूरी तरह से खत्म कर देता है। अगर आज के युग में बार्टर सिस्टम होता तो कोई ग्लोबल सप्लाई चेन काम ही नहीं कर पाती। सही बात है। पैसे ने लेन देन को आसान कर दिया है। अब जूता बनाने वाले को सिर्फ अपने जूते बाजार में बेचकर पैसे कमाने हैं। और फिर उन पैसों से दुनिया की कोई भी चीज खरीदी जा सकती है। और अगर हम पैसे के इतिहास को देखें तो इसका रूप लगातार बदलता रहा है। शुरुआत में तो अनाज और मवेशियों का इस्तेमाल होता था। हाँ, फिर इंसान ने धातुओं की तरफ कदम बढ़ाया। जैसे हमारे इतिहास में वो गुप्ता, मुगल और तुगलक काल के सोने और चांदी के सिक्के, उन सिक्कों की अपनी एक उपयोगिता थी। बिल्कुल, उन पुराने सिक्कों की अपनी एक इंट्रिंसिक वैल्यू हुआ करती थी। मतलब आप सोने के सिक्के को पिघलाकर आभूषण भी बना सकते थे। लेकिन आज की आधुनिक करेंसी की कहानी बिल्कुल अलग है। आज हमारे पास जो पेपर नोट्स और सिक्के हैं, उनकी अपने आप में कोई वैल्यू नहीं है। मतलब कागज के टुकड़े का कोई क्या ही करेगा। एग्जैक्टली। और यही तो सबसे दिलचस्प बात है। उस कागज के टुकड़े की वैल्यू सिर्फ इसलिए है क्योंकि उसे देश की सरकार अथॉराइज करती है। हाँ, भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई केंद्र सरकार की तरफ से ये करेंसी नोट जारी करता है। और कानूनन कोई भी रुपए में पेमेंट लेने से मना नहीं कर सकता। मतलब ये पूरा सिस्टम सिर्फ और सिर्फ भरोसे पे टिका हुआ है। और क्योंकि ये सिस्टम सरकार के भरोसे पर है, इसलिए सरकार जब चाहे इस नियम में बदलाव भी कर सकती है। जैसे कि हमारे सोर्स मटेरियल में नवंबर 2016 की डिमोनेटाइजेशन का जिक्र है। हाँ, नोटबंदी, जब अचानक 500 और 1000 रुपए के पुराने नोटों को अमान्य घोषित कर दिया गया था। एक झटके में वो कागज के टुकड़े अपनी वैल्यू खो बैठे और लोगों को उन्हें बैंकों में जमा करके नए नोट लेने पड़े। और उस कदम के बाद एक बहुत बड़ा बदलाव ही आया कि लोगों को बैंक डिपॉजिट का इस्तेमाल करने के लिए काफी प्रोत्साहित किया गया। बिल्कुल, उसी वजह से डिजिटल ट्रांजैक्शन में एक बूम आ गया। चेक, एटीएम कार्ड्स, क्रेडिट कार्ड्स और पीओएस मशीनों का इस्तेमाल आज हमारी रोजमर्रा की आदत बन चुका है। लेकिन अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो ये सारे डिजिटल पेमेंट्स या पेपर करेंसी तब तक काम नहीं कर सकते जब तक इसके पीछे एक मजबूत बैंकिंग सिस्टम ना हो। तो फिर चलिए बैंकिंग मैकेनिज्म की ही बात करते हैं। आमतौर पर होता यह है कि लोग अपनी पूरी सैलरी एक दिन में खर्च नहीं करते। जो पैसा बच जाता है उसे बैंक में जमा कर देते हैं। हाँ, जिसे डिमांड डिपॉजिट्स कहा जाता है, क्योंकि इसे मांग पर कभी भी निकाला जा सकता है। और इसकी सबसे बड़ी सुविधा है चेक की सुविधा। जैसे केस स्टडी में एम सलीम का उदाहरण है। उसे अपने लेदर सप्लायर को पेमेंट करनी है। वो कैश नहीं देता बल्कि एक चेक काट कर दे देता है। और वो चेक अपने आप में एक निर्देश है कि सलीम के अकाउंट से पैसा निकालकर सप्लायर के अकाउंट में डाल दिया जाए। बिना फिजिकल कैश के पेमेंट हो गया। लेकिन असली खेल कुछ और ही है। ज्यादातर लोगों को लगता है कि बैंक सिर्फ एक तिजोरी है जहां उनका पैसा सुरक्षित रखा है। हाँ, आम धारणा तो यही है कि सारा पैसा वॉल्ट में पड़ा रहता है। बिल्कुल नहीं।
भारत में बैंक अपने पास जमा कुल रकम का सिर्फ लगभग 15% नकद के रूप में रखते हैं। कुछ मामलों में तो रोजमर्रा के विड्रॉल्स को संभालने के लिए सिर्फ 5% होता है। तो बाकी बचे पैसों का क्या होता है? यहीं पे बैंकों का असली बिजनेस मॉडल काम करता है। बैंक एक मीडिएटर या मध्यस्थ की भूमिका निभाते हैं। डिपॉजिटर्स और बोरोवर्स के बीच। हाँ, एक तरफ वो लोग हैं जिनके पास सरप्लस पैसा है, दूसरी तरफ वो जिन्हें घर खरीदने या बिजनेस के लिए लोन चाहिए। तो बैंक डिपॉजिटर्स का पैसा बोरोवर्स को लोन के रूप में दे देते हैं। एग्जैक्टली और बैंक लोन पर जो ब्याज लेते हैं वो उस ब्याज से काफी ज्यादा होता है जो वो डिपॉजिटर्स को देते हैं। इसी अंतर से बैंकों की कमाई होती है। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि जब हम लोन या क्रेडिट की बात करते हैं तो लोगों की राय काफी बटी हुई होती है। हाँ, कुछ के लिए तरक्की है तो कुछ के लिए बर्बादी। चलिए इसे दो कहानियों से समझते हैं जो हमारे सोर्स में दी गई हैं। पहली कहानी सलीम की है, जो एक जूता निर्माता है। सलीम की स्थिति एक परफेक्ट उदाहरण है कि बिजनेस में क्रेडिट कैसे काम आता है। उसे त्योहार के सीजन में 3000 जूतों का एक बड़ा ऑर्डर मिलता है। और उसे पूरा करने के लिए वर्किंग कैपिटल चाहिए, कच्चा माल और कारीगरों के लिए। तो सलीम दो जगह से क्रेडिट लेता है। पहला, लेदर सप्लायर से उधार लेदर लेता है, और दूसरा उस बड़े व्यापारी से एडवांस कैश लेता है। इसका नतीजा ये होता है कि उसे समय पर माल मिल गया, उसने ऑर्डर पूरा किया, अच्छा प्रॉफिट कमाया और कर्ज भी चुका दिया। यहाँ क्रेडिट ने कमाई बढ़ाने में मदद की, एक विन विन सिचुएशन। बिल्कुल। लेकिन दूसरी कहानी का रुख थोड़ा परेशान करने वाला है। ये कहानी स्वप्ना नाम की एक छोटी किसान की है, जो मूंगफली उगाती है। हाँ, खेती के खर्चों के लिए वो साहूकार से लोन लेती है, लेकिन सीजन के बीच में ही फसल पर कीड़ों का हमला हो जाता है। और यहीं रिस्क का वो भयानक चेहरा सामने आता है। स्वप्ना महंगे कीटनाशक इस्तेमाल करती है, लेकिन फसल बर्बाद हो जाती है। और यहीं से असली संघर्ष शुरू होता है। स्वप्ना कर्ज नहीं चुका पाती, साहूकार का भारी भरकम ब्याज जुड़ता रहता है। वो एक डेट ट्रैप यानी कर्ज के जाल में फंस जाती है। अंततः उसे कर्ज चुकाने के लिए अपनी जमीन का एक हिस्सा बेचना पड़ता है। तो यहाँ क्रेडिट ने उसकी स्थिति पहले से भी बदतर कर दी। इन दोनों कहानियों से साफ है कि लोन लेना हमेशा फायदेमंद नहीं होता। यह इस बात पर निर्भर करता है कि लोन की शर्तें क्या है। एग्जैक्टली, टर्म्स ऑफ क्रेडिट। इसमें ब्याज दर, दस्तावेज और सबसे जरूरी चीज आती है कोलैटरल। और इसी कोलैटरल ने पीढ़ियों से लाखों लोगों को फॉर्मल बैंकिंग से दूर रखा है। कोलैटरल मतलब वो गारंटी या गिरवी रखी जाने वाली संपत्ति जो उधार लेने वाला बैंक को देता है। जमीन, घर या कोई फिक्स डिपॉजिट। जैसे मेघा की केस स्टडी है, उसने घर के लिए बैंक से 5 लाख का लोन लिया, और इसके लिए उसे सैलरी स्लिप और एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड देना पड़ा। और बैंक ने नए घर के कागजात कोलैटरल के रूप में अपने पास रख लिए। मेघा के पास पक्की नौकरी थी तो उसे सस्ते दर पर लोन मिल गया। लेकिन उन लोगों का क्या जिनके पास ना नौकरी है ना कोई संपत्ति? उनके लिए ये शर्तें एक बड़ी दीवार हैं, और यहीं से फॉर्मल और इनफॉर्मल सेक्टर के बीच की एक बहुत गहरी खाई नजर आती है। इसे समझने के लिए सोनपुर गांव के उदाहरण देखते हैं। सबसे पहले शामल की बात करते हैं, जो एक छोटा किसान है। शामल पहले साहूकार से 5% महीने के ब्याज पर लोन लेता था, मतलब सालाना 60% ब्याज। अरे बाप रे, 60%! और अब वो एक कृषि व्यापारी से 3% महीने पर लेता है। हाँ, लेकिन यहाँ एक पेंच है। व्यापारी शर्त रखता है कि शामल अपनी फसल सिर्फ उसी को बेचेगा, और वो भी सस्ते दाम पर। इसे तो डबल एक्सप्लॉयटेशन कहेंगे। बिल्कुल। व्यापारी ब्याज भी कमा रहा है और सस्ती फसल खरीदकर भारी मुनाफा भी। अब इसकी तुलना अरुण से करते हैं। अरुण के पास 7 एकड़ जमीन है और वो बैंक से लोन लेता है, फॉर्मल सेक्टर से। और ब्याज दर है सिर्फ 8.5% सालाना। कहाँ 60% और कहाँ 8.5%? और अरुण अपनी फसल कोल्ड स्टोरेज में रखकर अपनी सुविधा से बेच सकता है। उसे किसी व्यापारी को सस्ते में फसल बेचने की मजबूरी नहीं है। और गांव में एक तीसरी कहानी रमा की भी है, जो एक भूमिहीन मजदूर है। रमा पूरी तरह अपने नियोक्ता यानी जमींदार पर निर्भर है, और जमींदार भी उससे 5% महीने का ब्याज वसूलता है। रमा हमेशा कर्ज में डूबी रहती है। ये एक तरह की बंधुआ मजदूरी ही है जो कर्ज की वजह से पैदा हुई है। और ये सिर्फ एक गांव की कहानी नहीं है। अगर हम ग्राफ और डेटा देखें तो हकीकत चौंकाने वाली है। डेटा दिखाता है कि शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के जो सबसे गरीब परिवार हैं, वो अपना 85% लोन इनफॉर्मल सोर्स से लेते हैं, साहूकार या जमींदार से। और जो अमीर परिवार हैं, वे 90% लोन फॉर्मल सोर्स यानी बैंकों से लेते हैं। तो जिसे सबसे ज्यादा मदद की जरूरत है, उसे सबसे महंगा लोन मिल रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है?
इसका बड़ा कारण है सुपरविजन की कमी और कोलैटरल। फॉर्मल सेक्टर को तो आरबीआई सुपरवाइज करता है, ये सुनिश्चित करने के लिए कि बैंक्स छोटे किसानों को भी लोन दें। लेकिन इनफॉर्मल सेक्टर पर कोई लगाम नहीं है। वे मनचाहा ब्याज वसूलते हैं। कमाने वाले की आधी कमाई तो ब्याज में ही चली जाती है। तो इस सब का मतलब क्या है? क्या इस व्यवस्था में गरीबों के लिए कोई विकल्प ही नहीं है? हम इस कोलैटरल की समस्या को कैसे सुलझा सकते हैं? जब सिस्टम फेल होता है तो समाज खुद समाधान निकालता है, और ऐसा ही एक समाधान है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स या एसएचजी। हाँ, एसएचजी का आइडिया कमाल का है। इसमें 15 से 20 लोग, खासकर ग्रामीण महिलाएं, अपना एक समूह बनाती हैं और 25 से 100 रुपए तक की छोटी छोटी बचत इकट्ठा करती हैं। और जरूरत पड़ने पर ग्रुप से ही कम ब्याज पर छोटा लोन ले सकती हैं। इससे एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है कि क्या बैंक्स इन छोटे समूहों को बिना कोलैटरल के बड़ा लोन देते हैं? बिल्कुल। जब समूह का रिकॉर्ड अच्छा होता है तो बैंक उस पूरे समूह के नाम पर लोन दे देता है। और ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ कोलैटरल की कमी को पीयर प्रेशर पूरा कर देता है। हाँ, अगर एक महिला किश्त नहीं चुकाती तो बाकी महिलाएं उस पर दबाव डालती हैं। बैंकों को समझ आ गया कि ये सामाजिक दबाव किसी भी कागजात से ज्यादा भरोसेमंद गारंटी है। और ये समूह महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के साथ साथ स्वास्थ्य, पोषण और घरेलू हिंसा जैसे मुद्दों पर चर्चा करने का मंच भी देते हैं। इस शानदार आइडिया का सबसे बड़ा प्रूफ है ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश, जिसकी शुरुआत प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस ने 1970 के दशक में की थी। हाँ, और उन्हें 2006 का नोबेल शांति पुरस्कार भी मिला था। 2018 तक इस बैंक के 9 मिलियन से ज्यादा सदस्य बन चुके थे, जिनमें ज्यादातर गरीब महिलाएं थीं। जिन्होंने साबित किया कि गरीब महिलाएं भरोसेमंद कर्जदारी नहीं होती, बल्कि छोटे बिजनेस भी सफलतापूर्वक चला सकती हैं। ये दिखाता है कि अगर सस्ते दर पर क्रेडिट मिले तो कमजोर वर्ग भी विकास कर सकता है। तो चलिए इस चर्चा को समेट लेते हैं। हमने देखा कि कैसे पैसे ने विनिमय को आसान बनाया, बैंक कैसे मध्यस्थ की भूमिका निभाते हैं, और कैसे कोलैटरल के अभाव ने गरीबों को कर्ज के जाल में फंसाए रखा। लेकिन ऐसे चीज इसका एक बेहतरीन समाधान है। देश के विकास के लिए सस्ता और सुलभ क्रेडिट बहुत जरूरी है। बिल्कुल। और अंत में मैं एक विचार छोड़ना चाहूंगा। आज हमने देखा कि बैंक कैसे काम करते हैं, लेकिन जरा सोचिए आज के डिजिटल दौर में जहां पीयर टू पीयर लैंडिंग एप्स आ रहे हैं जो सीधे उधार देने और लेने वाले को जोड़ते हैं, हाँ, बिना किसी बैंक के, तो भविष्य में इन पारंपरिक बैंकों की क्या भूमिका रह जाएगी? क्या ये नई तकनीकें गरीबों तक सस्ते ऋण की पहुंच आसान बनाएंगी या डिजिटल डिवाइड की वजह से उन्हें और पीछे धकेल देंगी? ये वाकई सोचने वाली बात है। हमारे लिसनर्स के लिए भी ये एक ऐसा सवाल है जिस पर गहराई से विचार किया जाना चाहिए। बिल्कुल। आज की इस चर्चा से पैसों और क्रेडिट को देखने का नजरिया जरूर बदला होगा। इस विषय पर और सोचिए। आज के इस गहरे विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।